जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। निष्ठा मॉड्यूल के अंतर्गत जो मैं अभी तक आपके लिए प्रश्न उत्तर और नोट्स ला रही थी, तो आज इस वीडियो में मैं मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु और उससे संबंधित कुछ प्रश्न लाई हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इस मॉड्यूल से संबंधित कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 10 के कुछ मेन पॉइंट्स और उससे संबंधित प्रश्न। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 10, जो कि है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यदि हम उसके क्षेत्र की बात करें, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। सामाजिक विज्ञान शिक्षण मानवीय मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। यह बच्चों को सहानुभूति, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, गरिमा, बहुलता और सद्भाव जैसे मूल्य भी सिखाता है। सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक अनुशासन में घटनाओं, परिघटनाओं और प्रक्रियाओं के कार्य कारण संबंधों को तार्किक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण से समझने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और उनका अनुप्रयोग करने, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए परीक्षण का अपना तरीका है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और अधिगम में पर्यावरण, शांति व अहिंसा से संबंधित मूल्यों और अनुसूचित जाति, जनजाति, जेंडर एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों को शिक्षण में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है। इसके अधिगम उद्देश्य हैं निरंतरता और परिवर्तन की घटनाओं को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझना, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ अंतः संबंध स्थापित करने में विषय की प्रासंगिकता को पहचानना, प्राकृतिक और सामाजिक परिघटनाओं को समझने में तरीकों की बहुलता के विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा करना, भारत के संविधान में निहित मूल्यों की सराहना करना जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता और एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक समाज का निर्माण, प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया, घटनाओं और समाज के विभिन्न वर्गों पर उनके प्रभाव के संदर्भ में कार्य कारण संबंध का वर्गीकरण और तुलना करना, विभिन्न अवधारणाओं जैसे विविधता में एकता, लोकतंत्र विकास और हमारी संस्कृति एवं कला को समृद्ध करने वाली ताकतों और उसके विभिन्न कारकों की व्याख्या करना, विविधता, जेंडर भेदभाव, विशेष आवश्यकता समूह वाले बच्चों को, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स और समाज में भेदभाव का शिकार लोगों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना। विषय के बारे में संक्षिप्त परिचय में देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषय आते हैं। सबसे पहले भूगोल। यह विषय विभिन्न क्षेत्रों और देशों की एक दूसरे पर निर्भरता को समझने की अवधारणा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। एक विषय के रूप में भूगोल के तहत उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों में आवास के रूप में धरती के बारे में पढ़ाया जाता है। इस विषय के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों की वैश्विक वितरण, जेंडर भेदभाव के शिकार वर्ग और पर्यावरण जैसे समकालीन मुद्दों पर भी बल दिया जाता है। इतिहास की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में समय का एक समग्र विस्तार निहित है, जो मनुष्य द्वारा शिकार करने और समूह बनाकर रहने से लेकर सांस्कृतिक विरासत और लोगों के जीवन सहित प्राचीन काल में साम्राज्यों की स्थापना तक फैला हुआ है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मध्यकाल में हुई घटनाएं निहित हैं। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता में कायम होने से स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। यह विषय भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के कार्यकलापों को समझने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण और ज्ञान पर केंद्रित है। यहाँ संस्थाओं की वास्तविक कार्यप्रणाली पर जोर दिया गया है, जैसे पानी, स्वच्छता, सड़क, बिजली आदि। सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करना और उनकी उपलब्धता के बारे में जानना। यह समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव डालने वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यों के बीच अंतः संबंधों का वर्णन करता है। उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी पहचान कर सकेंगे अक्षांश और देशांतर के बीच का अंतर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा,
मकर रेखा स्थिति अक्षांश और देशांतर के मध्य मानचित्र और एटलस में किसी स्थान की स्थिति को जानना। एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पर्शी ग्लोब और अन्य संबंधित वस्तुएं पृथ्वी के आकार और अक्षांश व देशांतर को समझने के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। शिक्षकों को अवधारणाओं या संकल्पनाओं को समझने के लिए स्थानीय भाषा में विद्यार्थियों के साथ संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। अक्षांश क्या होते हैं? ग्लोब को दो समान हिस्सों में विभाजित करने वाली क्षैतिज रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है या 0 डिग्री अक्षांश भी कहलाती है। अक्षांश रेखा ये बतलाती है कि आप भूमध्य रेखा से कितने उत्तर या दक्षिण में हैं। अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को एक बिंदु द्वारा दिखाया जाता है। उन्हें अक्षांश रेखाओं के समांतर अक्षांश रेखाएं कहा जाता है क्योंकि वह एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक दूसरे को छूती नहीं हैं। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। देशांतर क्या होता है? देशांतर रेखाएं वे खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में मिलते हैं। अक्षांशों के विपरीत ये सभी रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। देशांतर रेखा को यमोत्तर उत्तरी तथा दक्षिणी पूर्वी को जोड़ने वाली भी कहा जाता है और यह मापती है कि कोई स्थान 0 डिग्री यमोत्तर रेखा, जिसे मानक यमोत्तर रेखा भी कहा जाता है, से पूर्व या पश्चिम दिशा में कितनी दूरी पर स्थित है। मानक यमोत्तर रेखा के ठीक विपरीत 180 अंश पूर्व और पश्चिम, मानक यमोत्तर रेखा के ठीक विपरीत 180 अंश पूर्व और पश्चिम देशांतर है। मानक यमोत्तर रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर ब्रिटेन में लंदन के पास स्थित ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्लोब पर 360 यमोत्तर रेखाएं दिखाई देती हैं। इतिहास जानने के स्रोत हैं। प्राथमिक स्रोत में साहित्यिक, पुरातात्विक, मुद्राशास्त्र, शिलालेख, मौखिक साक्ष्य, लोक कथाएं आदि। द्वितीयक स्रोत हैं पाठ्यपुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स आदि, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कुछ समीक्षाएं हैं, वो द्वितीयक स्रोत हैं। शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं। स्रोतों पर चर्चा करते हुए शिक्षार्थियों को जीवन से जोड़ना तथा उसे सहभागी, आनंदमय एवं उत्साहवर्धक बनाना। समूह और जोड़ों के रूप में गतिविधियों की शुरुआत बच्चों को संग्रहालय, पुरातात्विक स्थल दिखाने ले जाना, किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति का साक्षात्कार, नक्शों, आरेख, बोलने वाली किताबों, दृश्य श्रव्य सामग्रियों, ब्रेल आदि जैसे स्रोतों का उपयोग करना। साहित्यिक स्रोत हैं पांडुलिपियाँ, धर्मसूत्र और स्मृतियाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चरक द्वारा लिखित चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, अंडाल की रचनाएं, थिरुप्पवई और नचियार, थिरुमोझी, मीराबाई की पदावली, तमिल महाकाव्य, शिल्पादिकारम, उपनिषद, गार्गी, वाणभट्ट की हर्षचरित, बिल्हड़ की विक्रमादित्य, कल्हड़ की राजतरंगिणी और चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो आदि हैं। प्राचीनतम शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थर की पट्टियों, इमारत की दीवारों, स्मारकों और मंदिरों पर उत्पन्न किए जाते थे। सम्राट अशोक के समय का शिलालेख अधिकांश शिलालेख प्राकृत या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बनावटी संसद या सदन की गतिविधि क्या होती है, आओ इसको समझते हैं। बनावटी या कृत्रिम संसद का मंचन अक्सर सामाजिक विज्ञान को सीखने में मददगार साबित होता है। यह सामाजिक विज्ञान को वास्तविकता का बोध देता है। शिक्षार्थी सांसदों या विधानसभा के सदस्यों की भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षार्थियों को विभिन्न समकालीन मुद्दों और सरोकारों पर अपने विचार रखने का मौका देने के लिए शिक्षक कक्षा में एक बनावटी संसद का आयोजन कर सकता है। अब ये क्या होता है बनावटी संसद? बनावटी संसद विधानसभाओं, संसद की कार्यवाहियों को मनोरंजक ढंग से की जाने वाली नकल है। भारतीय संसद ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली पर आधारित है। अब चलिए लोकसभा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। लोकसभा हॉल में 550 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। सीटों को 6 ब्लॉकों में रखा गया है, जिनमें से प्रत्येक में पंक्तियां अध्यक्ष की कुर्सी के दाएं और ब्लॉक नंबर और बाएं और ब्लॉक नंबर 6 हैं। इन दोनों ब्लॉकों में 97 सीट्स हैं। शेष 4 ब्लॉक्स में प्रत्येक में 89 सीटें हैं। लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को कक्ष में सीट आवंटित की जाती है। अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर की सीटों पर सत्तारूढ़ वाले दल और बाईं ओर की ओर विपक्षी दल के सदस्य बैठते हैं। उपसभापति बाईं तरफ की पहली पंक्ति की सीट पर बैठता है।
सीटों का आवंटन पार्टी के बहुमत के अनुसार किया जाता है, लेकिन वरिष्ठ या प्रमुख सदस्यों के मामले में भले ही उनकी पार्टी का बहुमत कम हो या वह निर्दलीय सदस्य हो, इसे तय करना अध्यक्ष के अधिकार में भी होता है। लोकसभा को जन समुदाय की सभा और संसद का निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन किया जाता है और वह 5 साल तक काम करती है, या कि जब तक मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं करते। अध्यक्ष या स्पीकर भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का नेता भारतीय संसद के निचले सदन का नेता या सामान्यतः प्रधानमंत्री ही होता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो, और यदि प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का सदस्य नहीं है तो वह किसी अन्य मंत्री को सदन के नेता के रूप में नियुक्त कर सकता है। विपक्ष का नेता वह नेता जो संसद के किसी भी सदन में सरकार द्वारा चुना जाता है। इसका आधिकारिक दर्जा उस पार्टी के नेता को दिया जाता है जिसने लोकसभा में कम से कम 55 सीटें या 10% सीट्स हासिल की हैं। प्रश्नकाल। लोकसभा में हर दिन सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार की नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रत्येक मंत्री जिनके सवालों का जवाब देने की बारी आती है वह खड़े होकर अपने विभाग के कार्यों या कमियों के लिए जवाब देता है। शून्यकाल। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। यह लगभग दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। इस दौरान अध्यक्ष को पूर्व सूचित कर सदस्यगण अपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। अब इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वह कर लेते हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, दूसरा राजा या रानी, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है राजा या रानी। लोकतंत्रात्मक होता तो ये उत्तर नहीं होता, लेकिन राजतंत्रात्मक में तो राजा या रानी ही सरकार चलाते हैं। प्रश्न 2 है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 1 स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, दूसरा राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, और चौथा ऑप्शन कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद करना। प्रश्न 3 है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। तीसरा, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। और चौथा, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता। तो ऊपर के 3 ऑप्शन तो सही हैं, नीचे का चौथा कि ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता ये गलत है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न 4, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में किसे जाना जाता है? कर्क रेखा को, मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को या मध्याह्न रेखा को? तो इसका सही उत्तर है मकर रेखा को। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। दूसरा, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। तीसरा, देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। चौथा, अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन रेखा कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। प्रश्न 6, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कॉलम ए, पांडुलिपियां हैं जो निकाली जाती हैं किससे? कॉलम बी है, शिलालेख खोद कर निकाली गई ज़मीन। कॉलम ए में पांडुलिपियां, दूसरा बी है शिलालेख, सी है स्मारक और डी है पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसके लिए जो कॉलम बी में दिया है, चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। दूसरा, अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से या खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित। तीसरा, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। और चौथा, लेखन या जो वो पत्थर की सतह पर या धातु पर, ईंटों पर उत्तीर्ण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? शिलालेख वो होते हैं जो लेखन जो या पत्थर की सतह पर, धातु पर या ईंट पर उत्कीर्ण होता है, यानी कि बी का मेल 4 नंबर से होगा। और पुरातात्विक साक्ष्य डी का मेल 1 नंबर, चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। और
पांडुलिपियाँ होती हैं, हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, और स्मारक होते हैं अतीत से संबंधित इमारतें, या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित। यानी कि ए का मेल होगा 3 से, बी का मेल होगा 4 से, सी का मेल होगा 2 से और डी का मेल होगा 1 से। प्रश्न 7 है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना, ड्रॉ लिखें और चर्चा करें, बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ड्रॉ लिखें और चर्चा करें। प्रश्न 8 होगा, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। ऑप्शन 1 है पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि उपयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, या परियोजना आधारित ज्ञान। तो इसका उत्तर होगा परियोजना आधारित ज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन हमें बढ़ावा देता है, किस चीज़ का? ऑप्शन 1 स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय गुणों का, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय गुण। इसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो ट्रेनिंग के समय मॉड्यूल में पूछे गए थे, वो जो 10 प्रश्न जिनके हम जवाब देते थे और हमें उसमें अंक मिलते थे। तो चलिए अब उन प्रश्नों को देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो इसका सही उत्तर है राजा या रानी। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। प्रश्नों के क्रम में आगे बढ़ते हुए, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। हमारा अगला प्रश्न, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है मकर रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अगले प्रश्न में हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, जिसमें ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। साहित्यिक स्रोत हैं जिसका सही उत्तर है महाकाव्य, पुराण, स्मृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है ड्रॉ या लिखें और चर्चा करें। अगला प्रश्न, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इसे सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। इसका सही उत्तर है परियोजना आधारित ज्ञान। इस मॉड्यूल का अंतिम प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है, जिसका सही उत्तर है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य।